तो आदेश 15 इस पर बात होनी है। और हमने कल भी कहा था कि आदेश 14 और आदेश 15 ये एक दूसरे के पूरक हैं, या यूं कहें दोनों उस दशा की बात करते हैं जब प्रतिवादी आ जाएगा और न्यायालय फर्स्ट हियरिंग इसे करने के लिए अग्रसर होगा। और हमने आपको पहले भी कहा कि फर्स्ट हियरिंग वो नहीं मानी जाएगी जिस दिन बात इंस्टीट्यूट होगा, संस्थित होगा, क्योंकि हियरिंग इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पक्ष न्यायालय के समक्ष, और इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इसके बाद ऑर्डर 5 के अंतर्गत डिफेंडेंट को सम्मन जारी हुए थे, और डिफेंडेंट को जो सम्मन जारी हुआ था वो दो उद्देश्यों से जारी हुआ था, वो देखा था हम लोगों ने। उन्होंने कहा था जो सम्मन जारी होगा किसे, प्रतिवादी को, आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, वो दो कामों में से किसी एक के लिए होगा। एक फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, और दूसरी स्थिति वाद का अंतिम निपटारा। और हमने कहा था कि वाद का अंतिम निपटारा अक्सर वही होता है जहां संक्षिप्त प्रक्रिया सुनवाई के लिए यह अपनाई जानी है। और संक्षिप्त प्रक्रिया किन किन मामलों में अपनाई जा सकती है यह हम लोग देखेंगे जब हम लोग पहुंचेंगे आदेश 37 पर। और इसीलिए हमने कहा था कि आदेश 15 और आदेश 37 का परस्पर एक अंतर संबंध है। ये बात हमने कही थी। और हमने ये भी कहा कि आदेश 14, नियम 6 और नियम 7 इसका एक अंतर संबंध है। किससे? आदेश 36 से। क्योंकि आदेश 14 हम लोगों ने देखा था, आदेश 14 में नियम 1 में बता रहा था कि साहब जो इश्यूज होते हैं वो किन चीजों से बनते हैं। उन्होंने कहा था मटेरियल प्रपोजिशन, ठीक है, जो तात्विक प्रतिपादनाएं हैं, चाहे वे तथ्य की हो और चाहे विधि की, उनके आधार पर इश्यूज फ्रेम होते हैं। फिर उन्होंने उपनियम 1 में ही बताया था कि इश्यूज के प्रकार वो कितने होते हैं, ठीक है। और नियम 1 के बाद नियम 2 था, वो उसमें न्यायालय से अपेक्षा हुई थी कि सारे इश्यूज पर निर्णय करेंगे, सारे इश्यूज पर, भले ही स्थिति यह हो कि किसी एक इश्यू पर निर्णय करने के उपरांत पूरे बात का निर्णय हो सकता हो, सिवाय तब जबकि दो में से कोई एक इश्यू उठा दिया गया है। कौन सा? या तो जुडिक्शन का, या ये इश्यू उठा दिया गया कि प्रस्तुत वाद किसी विधि के प्रावधानों से बाधित है। अगर ये दो इश्यू उठे हैं तो न्यायालय सिर्फ इन्हीं इश्यूज पर वाद का निपटारा कर सकता है, अदरवाइज उसे सारे इश्यूज पर निर्णय सुनाना होगा। और आदेश 14 नियम 3 था। आदेश 14 नियम 3 क्या कह रहा था कि कौन कौन सी सामग्री होगी, ठीक है, जिस पर न्यायालय निर्भर करेगा, काय के लिए? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए। और आदेश 14 नियम 4 था, वो ये कह रहा था कि साक्ष्यों की परीक्षा कर सकता है लोगों को आहूत करके न्यायालय, काय के लिए? फॉर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए। यह दस्तावेजों का निरीक्षण यह कर सकता है। और आदेश 14 नियम 5 कहता था कि अगर इशू फ्रेम नहीं हुए तो फ्रेम किए जा सकेंगे, गलत फ्रेम हो गए काटे जा सकेंगे, ठीक है, और अगर परिवर्तन की जरूरत होगी तो परिवर्तन भी किया जा सकेगा। और आदेश 14 नियम 6 कहता था कि पक्षकार परस्पर लिखित करार करके किसी पर्टिकुलर इश्यू पर न्यायालय से निर्णय ये प्राप्त कर सकेंगे। और आदेश 14 नियम 7
ये कहता था कि न्यायालय को करार के सद्भाव को जांच लेना चाहिए। यदि उससे लिखित करार के माध्यम से किसी पर्टिकुलर इशू पर निर्णय देने का निवेदन पक्षकारों के द्वारा किया गया, तो अगर आदेश 5 उसके साथ इस बात को देखें तो आदेश 5 में 2 प्रकार के सम्मन जारी हुए थे। एक फॉर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, और अगर इशू की विरचना के लिए, इशू की फ्रेमिंग के लिए सम्मन जारी हुआ और न्यायालय को इशू फ्रेम भी करना पड़ा, मीनिंग देयर बाय जो विरोधी पक्षकार आया उसने अपने अभिवचन में वादी के दावे को स्वीकार नहीं किया, ठीक है, तभी तो इशू को फ्रेम करने की जरूरत पड़ेगी। अगर प्रतिवादी आए, आदेश 5 में प्रतिवादी को सम्मन जारी हो रहा है कि आइए लिखित कथन प्रस्तुत करिए, और आपके लिखित कथन के आधार पर यदि जरूरत पड़ी तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज वो भी की जाएगी, और जब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की जरूरत हो जाएगी तब स्थिति क्या होगी कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज आदेश 14 के प्रावधानों के मुताबिक किया जाएगा। तो कोई जरूरी तो है नहीं कि प्रतिवादी आएगा तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की जरूरत पड़ ही जाएगी, कोई आवश्यक नहीं। प्रतिवादी आया, उसने कहा कि वादी का दावा एकदम ठीक है, और इनने तो आज तक हमसे कहा ही नहीं, अगर ये हमसे पहले कहते तो हम मान ही जाते, ये तो सीधे सीधे मुकदमा दायर कर दिया। अगर प्रतिवादी ने अपने अभिवचन में इस प्रकार की बात कही तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इशू के रूप में वही फ्रेम होना है जो आदेश 14 नियम 1 के मुताबिक वादी को अधिकार के रूप में प्रदान करने के लिए जरूरी है, और प्रतिवादी उसकी प्रतिरक्षा को स्वीकार कर लेने के लिए जरूरी है। जब प्रतिवादी कोई प्रतिरक्षा दे ही नहीं रहा, प्रतिवादी तो यह कहता है कि इनकी बात ठीक है और ये हमसे पहले कहते, हम आउट ऑफ द कोर्ट वैसे मान जाते, तो किसी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर प्रतिवादी विरोध करता है, ठीक है ना, अगर प्रतिवादी वादी के दावे का विरोध करता है तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की जरूरत पड़ेगी और इशू फ्रेम होंगे, तब आदेश 14 के प्रावधानों के मुताबिक इशू फ्रेम किए जाएंगे। अब दूसरी स्थिति कि मानिए जो प्रतिवादी को बुलाया गया था वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए नहीं, बल्कि मामला वैसा था जैसा आदेश 37 में वर्णित है, ठीक है, अर्थात प्रतिवादी को आहूत किया गया था मामले के अंतिम निपटारे के लिए, और प्रतिवादी से अपेक्षा की गई थी कि प्रतिवादी अपने साक्षीगणों को अपने साथ लेकर आए। आदेश 5 नियम 7 नियम 8 वहां पर था ये, तो प्रतिवादी आएगा, ठीक है, अपने साक्षियों को साथ लेकर आएगा, तब प्रथम सुनवाई के दिन फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज नहीं होगा, बल्कि फाइनली डिस्पोज ऑफ केस को किया जा सकता है, ठीक है। उस स्थिति के लिए आदेश 15 बनाया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ एक स्थिति और हो सकती है, प्रतिवादी आया, उसने वादी की बात का विरोध किया, इशू फ्रेम हो गए, और जब इशू फ्रेम हो गए तब उसका मन बदल गया, ठीक है। किसी को भी सद्बुद्धि कब प्राप्त हो जाएगी इसका कोई समय निर्धारित थोड़ी है, उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो गई और उसने वादी के दावे को स्वीकार कर लिया, ठीक है। इशू फ्रेम होने तक उसने कुछ नहीं किया, वहां तक तो वादी का विरोध किया,
लेकिन आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ही हैज एक्सेप्टेड, ठीक है, उसने वादी के पूरे दावे को स्वीकार कर लिया। तो हम ये तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ये बात ही मूर्खता की है कि तुमने चूंकि एक बार विरोध कर दिया और अब हमने फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कर ही दिए हैं तो हम विचारण जरूर करेंगे, चाहे तुम वादी के दावे को स्वीकार करो या अस्वीकार करो। ये तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये बात ही मूर्खता की है। इसीलिए आदेश 15 जब हम लोग देखेंगे तो आदेश 15 नियम 1 क्या कह रहा है? जहां वाद की प्रथम सुनवाई में यह प्रतीत होता है कि विधि के या तथ्य के किसी प्रश्न पर पक्षकारों में विवाद नहीं है, वहां न्यायालय तुरंत ही निर्णय सुना सकेगा। ठीक है, प्रथम सुनवाई यानी अब मामला वैसा है कि अंतिम निपटारे के लिए आहूत किया है। ठीक है, अंतिम निपटारे के लिए आहूत किया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय को लग रहा कि विधि के या तथ्य के किसी प्रश्न पर कोई विवाद ही नहीं, तो न्यायालय तुरंत निर्णय सुना सकेगा। और सबसेक्शन 2 में कहता है जब कई प्रतिवादियों में से किसी एक का विवाद नहीं, जहां एक से अधिक प्रतिवादी है और प्रतिवादियों में से किसी एक का विधि के या तथ्य के किसी प्रश्न पर वादी से विवाद नहीं है, वहां न्यायालय ऐसे प्रतिवादी के पक्ष में या उसके विरुद्ध निर्णय तुरंत ही सुना सकेगा और वाद केवल अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध चलेगा। इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, सामान्य बात। और जब कभी इस नियम के अधीन निर्णय सुनाया जाता है तब ऐसे निर्णय के अनुसार डिग्री तैयार की जाएगी और डिग्री में वही तारीख दी जाएगी जिस तारीख को निर्णय सुनाया गया था। अब कहता है जब पक्षकारों में विवाद है, ठीक है, कहता है जहां पक्षकारों में विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर विवाद है और न्यायालय ने इसमें इसके पूर्व उपबंधित रूप में विवादकों की विरचना भी कर ली है, ठीक है ना, विवाद भी है और इसमें इसके पूर्व उपबंधित तरीके से न्यायालय ने फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज भी कर ली है। और इसमें इसके पूर्व जो उपबंधित तरीका है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए वो कहां है? आदेश 14, ठीक है। तो कहता है विवादकों की विरचना कर ली है। वहां यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि विवादकों में से ऐसे विवादकों के लिए जो वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त हैं, जो तर्क या साक्ष्य पक्षकार तुरंत ही दे सकते हैं, उसके सिवाय कोई अतिरिक्त तर्क या साक्ष्य अपेक्षित नहीं है और वाद में तुरंत ही आगे कार्यवाही करने से कोई अन्याय नहीं होगा, तो न्यायालय ऐसे विवादकों के अवधारण के लिए अग्रसर हो सकेगा और यदि उनसे संबंधित निष्कर्ष विनिश्चय के लिए पर्याप्त हैं तो वह तदनुसार निर्णय सुना सकेगा, चाहे संबंध केवल विवादकों के स्थिरीकरण के लिए निकाला गया हो या वाद के अंतिम निपटारे के लिए, कुछ भी स्थिति हो। इसका मतलब ये यहां इंप्लाइडली एक बात और आ गई है कि जिन मामलों में मामले के अंतिम निपटारे के लिए संबंध निकाला गया है, यानी जिनमें विवादकों की विरचना नहीं होती, उनमें भी न्यायालय ने अगर विवादकों की विरचना कर दी है, ठीक है, तो कोई आसमान नहीं फट पड़ा है, ठीक है, ये कोई गलती नहीं है, ठीक है। इससे यह बात भी तय हो रही है, क्योंकि जैसे संबंध ट्रायल में था, हम लोगों ने सीआरपीसी और बीएनएसएस में पढ़ा था कि संबंध विचारण जब भी किया जाएगा तो आरोप की विरचना, ठीक है, जैसे की जाती है वैसे आरोप की विरचना करना आवश्यक नहीं होगा, यह लिखा हुआ है। और उसे बताते समय, उसे डिस्कस करते समय हमने आपसे कई बार लगातार बोला है कि जो कुछ अननेसेसरी होता है, जो कुछ अनावश्यक होता है, उसे कर देने से कोई नुकसान कभी नहीं माना जाता है। जो कुछ आवश्यक है उसे न करने से आपका नुकसान होगा, लेकिन जो कुछ अनावश्यक है उसे करने से
आपका कोई नुकसान नहीं होता। तो अगर सम्मन ट्रायल में आरोप की विरचना कर दी गई है तो ये गलत नहीं है। और आपसे प्री में यही सवाल बनता है कि सम्मन विचारण में आरोप की विरचना की गई है, क्या विचारण दूषित हुआ है? नहीं, विचारण एकदम ठीक। यहां भी कह रहा है कि मामले में आरोप की विरचना हो चुकी, सॉरी ठीक, आरोप मुंह से निकल गया। मामले में इशू की फ्रेमिंग हो चुकी, मामले में विवाद की विरचना इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से हो चुकी है। और न्यायालय को यह लग रहा है कि पक्षकारों ने इस समय जो साक्ष्य, जो तर्क उपस्थित किए हैं, सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखकर अगर मामले को डिसाइड कर दिया जाए तो मामले में कोई अन्याय यह नहीं होगा। और वो तर्क और वो साक्ष्य मामले में विनिश्चय के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आपको यह भी आदेश 5 नियम 7 वहां कहा था उसने कि आपको जो सम्मन दिया जाएगा उसमें यह भी उल्लिखित होगा कि आप उन दस्तावेजों को लेकर भी आ जाएं जिन पर आपका निर्भर करने का विचार है। और आदेश 7 नियम 14 या 15 है, ठीक है, वाद पत्र के साथ वो सारी चीजें दी जाएंगी, ऐसा आदेश 7 अपेक्षा करता है। यही स्थिति आदेश 8 नियम 1 का की है कि लिखित कथन जब प्रतिवादी प्रस्तुत करेगा तो उसके साथ उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा जिन पर उसका निर्भर करने का विचार है। और आदेश 13 नियम 1 वो तो मुहर लगाता है कि आपको देने ही देने हैं, ठीक है ना। यद्यपि आगे भी दिए जा सकते हैं, हमने आदेश 13 नियम 1 बताते समय कहा है कि आगे भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां न्यायालय की अनुमति ये जरूरी होगी और न्यायालय को आपको बताना पड़ेगा कि पहले क्यों नहीं दिए। और अगर आप न्यायालय को संतुष्ट कर देंगे कि पूर्व में न दे पाने का कोई समुचित कारण था तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी हो जाएगा, लेकिन प्रथमतः आपको देने, ठीक है, अपने अभिवचन अर्थात वाद पत्र या लिखित कथन के साथ उन दस्तावेजों को जिन पर आपका निर्भर करने का विचार है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की स्थिति जब आएगी, ठीक है, इसका मतलब यह निकला कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की स्थिति जब आएगी तो न्यायालय के समक्ष निश्चित तौर पर साक्ष्य ऐसा उपस्थित होगा, निश्चित तौर पर मीनिंग भाई 100 में 99% न्यायालय के समक्ष ऐसा साक्ष्य उपस्थित होगा जिस पर पक्षकारों का निर्भर करने का विचार है, ठीक है। और हो सकता है वो साक्ष्य इस प्रकार का हो, ठीक है, कि उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह यही ना जा सकता हो, ठीक है। या फिर यह भी हो सकता है कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो गई और प्रतिवादी उपस्थित है न्यायालय के समक्ष और कह रहा हम स्वीकार कर रहा है, ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज तो हो चुकी है, ठीक है, लेकिन वो स्वीकार कर रहा है मामले को, तो ये कहा जा सकता है। अच्छा, न्यायालय को यह भी लग रहा है कि वो जो स्वीकृति कर रहा है वो स्वतंत्र है, क्योंकि स्वीकृति के आधार पर न्यायालय विवश नहीं है मामले में निर्णय पारित करने के लिए। यह हम आपसे कई बार कहते रहे, क्योंकि यह एक आम आदमी की धारणा होगी कि स्वीकृति या संस्वीकृति के आधार पर मामलों का निर्णय कर देना चाहिए। जो बुद्धिमान लोग हैं, ठीक है, उनका यह अनुभव है कि व्यक्ति सदैव वही स्वीकार नहीं कर लेता है जिसे वो सच मानता होता है, ठीक है, व्यक्ति वो भी स्वीकार कर लेता है जिसे वो असत्य मानता है। परिस्थितियां ऐसी हो सकती, ठीक है, उसके ऊपर कोई दबाव काम कर रहा है, कोई और बात है, ठीक है, उसके किसी घर वाले को
नियर एंड डियर को पकड़ रखा है आपने। तो इसलिए न्यायालय को विवश नहीं किया गया है कि किसी की स्वीकृति या संस्वीकृति के आधार पर किसी मामले का निर्णय किया जाए। हां, न्यायालय को स्वतंत्रता ये जरूर दी है कि यदि न्यायालय को उचित लगता है, अर्थात न्यायालय को सब भांति ये प्रतीत हो रहा है कि जो स्वीकृति या संस्वीकृति की जा रही है वो बिल्कुल सच है, ठीक, तो न्यायालय निर्णय सुना सकता है। तो न्यायालय के समक्ष जो मामला रखा है उसमें फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो चुकी है। आदेश 15 नियम 3 ही है ना? हाँ, आदेश 15 नियम 3 उस दशा की कल्पना कर रहा है कि न्यायालय के समक्ष फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो चुकी है, ऐसा मामला रखा है, ठीक है। और जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हुई है उसमें जो इशू फ्रेम हुए हैं उनमें कोई एक इशू ऐसा है कि उस पर निर्णय हो जाए तो पूरे वाद का निर्णय हो जाए, ठीक है, या एक से अधिक इशू ऐसे कि वाद का निर्णय हो सकता है उस उपलब्ध तर्क, साक्ष्य आदि के आधार पर जो न्यायालय के समक्ष इस समय मौजूद है। ये तर्क और साक्ष्य वो भी हो सकता है जो पक्षकारों ने अपने अपने अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ ये तर्क और साक्ष्य वो भी हो सकता है जो कि स्वीकृतियों आदि के माध्यम से न्यायालय के समक्ष आ गया है, ठीक है। और न्यायालय को यह लगता है कि सब कुछ विश्वसनीय है, जेन्युइन है, और विश्वसनीय और जेन्युइन होने के साथ साथ इस अकेले साक्ष्य पर मामले का निर्णय अगर कर दिया जाए तो कोई अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है। और न्यायालय का मतलब लोअर कोर्ट ही नहीं होता, न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट तक होता है। ये गलत करेंगे तो अपील ऊपर जाएगी, ठीक है। मान लीजिए इन्हें लगा कि कोई अन्याय नहीं होगा किसी भी पक्षकार के साथ, ठीक है, और इन्होंने निर्णित कर दिया और वास्तव में अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये ताकत किसकी है? ये ताकत न्यायालय की है। मान लीजिए प्रतिवादी ने कुछ स्वीकार ही नहीं किया, कुछ स्वीकार नहीं किया, विवादकों की विरचना हो चुकी है, ठीक है ना, न्याय और प्रतिवादी ने स्वीकार कुछ नहीं किया, लेकिन जो साक्ष्य मौजूद है, ठीक है, दस्तावेजों के तौर पर न्यायालय के समक्ष न्यायालय ऐसा पाता है इसी के आधार पर, ठीक है, मामले का निर्णय अगर किया जाए तो कोई अन्याय नहीं होगा और न्यायालय ने निर्णय कर दिया, ठीक है ना। जबकि इनफैक्ट स्थिति क्या है कि अन्याय होगा, ठीक है, अर्थात न्यायालय को निर्णय नहीं करना चाहिए था, तो विचारण न्यायालय से अपील जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक डिग्री अपील योग्य है, ठीक है, और 2 अपीलें ये जाएंगी, ठीक है ना। और अपीलेट कोर्ट अगर ये पाता है कि न्यायालय ने गलत, तो आगे हम लोग अपील न्यायालय की शक्तियां देखेंगे और सीआरपीसी में देख भी चुके हैं कि अपील न्यायालय को प्रतिप्रेषण, रिमांड इसे कर देने की ताकत होती है। अगर विचारण न्यायालय ने मामले को समुचित ढंग से विचारित नहीं किया है तो वो प्रतिप्रेषित कर देंगे और कहेंगे दोबारा से विचारित करिए, ठीक है, देन इट विल बी द फिट केस, ठीक है, फॉर द रिमांड, ठीक है। और न्यायालय अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करेगा, न्यायालय कौन सा? अपील न्यायालय, ठीक है, और दोबारा से भी ट्रायल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि समुचित साक्ष्य विद्यमान है और न्यायालय को ऐसा लगता है, यानी न्यायालय को समुचित ढंग से ऐसा लगता है, ठीक ढंग से ऐसा लगता है कि किसी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होगा, तो वो साक्ष्य स्वीकृति के प्रारूप में है या किस प्रारूप में है इसका विचार किए बिना न्यायालय निर्णय सुना सकता है और तदनुसार डिग्री पारित, ठीक है। और आगे जो उन्होंने कहा, परंतु के साथ
परंतु उन्होंने कहा परंतु जहां संबंध केवल विवादकों के स्थिरीकरण के लिए ही निकाला गया है वह तब किया जाएगा जब पक्षकार या उनके प्लीडर उपस्थित हों और उनमें से कोई आक्षेप न करता हो। ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर संबंध जो निकाला गया था केवल विवादकों के स्थिरीकरण के लिए निकाला गया था तो यह स्थिति होगी। ठीक है कि जब तक पक्षकार और उनके अधिवक्ता ठीक है उपस्थित न हो और कोई आक्षेप न करते हो, ठीक है, तब ऐसा किया जाएगा। और संबंध अगर दोनों बातों के लिए निकाला गया था, ठीक है, विवादकों के स्थिरीकरण और प्रथम सुनवाई के लिए, दोनों के लिए निकला था, ठीक है, तो परंतु लागू नहीं हो सकता। ठीक है, तब इसका मतलब किसके गेम पाले में पहुंच गई? न्यायालय के। ठीक है, दोनों के लिए संबंध जारी हुआ था क्योंकि उसने परंतु में अलग से कहा परंतु जहां संबंध केवल विवादकों के स्थिरीकरण के लिए निकाला गया है, के लिए ही निकाला गया है, ही भी लिखा, के लिए ही निकाला गया है, वहां वह तब किया जाएगा जब पक्षकार या उनके प्लीडर उपस्थित हों और उनमें से कोई आक्षेप न करता हो। ठीक है, पक्षकार या, हम पक्षकार और बोल गए थे, पक्षकार या उनके प्लीडर उपस्थित न हो और उनमें से कोई आक्षेप न करता हो। लेकिन संबंध अगर दोनों बातों के लिए निकला था तो परंतु लागू नहीं हो रहा, और तब परंतु लागू न होने का जो प्रभाव हो रहा है वो प्रभाव ऐसा है कि मामला विचारण न्यायालय के सामर्थ्य में आ रहा है और फिर विचारण न्यायालय अगर समुचित समझता है तो निर्णय सुना सकेगा उन मामलों में भी जिनमें प्रथम सुनवाई के लिए संबंध निकाला गया है और विवादकों की विरचना कर दी गई। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर जो लिखा है वो क्या लिखा है? वो लिखा है कि जबकि मामले में पूर्व उपबंधित रीति से विवादकों की विरचना की जा चुकी है। ठीक है ना, और नीचे कह रहा है कि ऐसा तभी हो पाएगा जब संबंध विवादकों के स्थिरीकरण के लिए अगर केवल निकाला गया तो पक्षकार या उनके प्लीडर उपस्थित हों। तो अगर सब कुछ एक साथ पढ़ें, सब कुछ एक साथ पढ़ें तो इसका अर्थ ऐसे भी निकलता है कि अगर संबंध केवल, ठीक है, अंतिम निपटारे के लिए निकाला गया था या विवादकों के स्थिरीकरण और अंतिम निपटारे के लिए निकाला गया था, ठीक है ना, तो अंतिम निपटारे के लिए निकाले गए संबंध में भी यदि विवादकों की विरचना कर दी गई है, ठीक है, तो भी ये प्रोसेस अडॉप्ट हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उन मामलों में जिनमें विवादकों का स्थिरीकरण नहीं होता स्थिरीकरण कर दिया गया है तो कोई गलत बात नहीं हुई है। इसका अर्थ ऐसे निकल रहा है। ठीक है ना, और बाकी अगर केवल विवादकों के स्थिरीकरण के लिए निकला है तो फिर तो इस प्रकार से मामले का डिस्पोजल केवल तब किया जा सकता है जब पक्षकार या उनके प्लीडर उपस्थित हों और उनमें से कोई भी आक्षेप न करता। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि प्रथम सुनवाई पर भी डिस्पोजल हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि फर्स्ट हियरिंग पर डिस्पोजल नहीं हो सकता। आगे कहता है सबसेक्शन 2 में कि जहां निष्कर्ष विनिश्चय के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है, वहां न्यायालय वाद की आगे की सुनवाई मुलतवी करेगा और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य को पेश करने के लिए, ऐसे अतिरिक्त तर्क के लिए दिन नियत करेगा जो मामले में अपेक्षित हो। दो ही बातें हो सकती हैं। न्यायालय को लगता है जो उपलब्ध साक्ष्य है, आरोप की विरचना के बाद क्या हो, सॉरी, विवादकों के स्थिरीकरण के बाद क्या होगा, न्यायालय को या तो यह लगेगा कि साक्ष्य पर्याप्त है, बिना किसी अतिरिक्त साक्ष्य के सुरक्षित रूप से मामले का निस्तारण इसी साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है, तो कर दे, कोई दिक्कत ही नहीं। मित्र समझते क्या है, कर दे। और या
अगर ऐसा नहीं लगेगा तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरी बात लगेगी कि मामले में विनिश्चय उस साक्ष्य के आधार पर नहीं हो सकता। ठीक है, जो साक्ष्य है उसके सामने मामले की प्रथम सुनवाई के समय रखा हुआ है। तो फिर चारा ही क्या बचता है? चारा एक ही बचता कि इस सुनवाई को स्थगित करो और मामले में अतिरिक्त साक्ष्य है, ठीक है, जो विनिश्चय के लिए पर्याप्त समझा जाए, उसे आहूत करने के लिए आदेश पारित करो, तो वो किया जाएगा और अगला ही जो आदेश है, आदेश 16 है, उसके मुताबिक साक्षी आएंगे और न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा और फिर आगे निर्णय की ओर बढ़ेंगे हम लोग। एक उन्होंने सेफ्टी मेजर कि अगर अंतिम निपटारा आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो भले ही साक्ष्य पर्याप्त रूप से मौजूद हो और केवल विवादकों के स्थिरीकरण के लिए आपने चूंकि सम्मन निकाला था, तो पक्षकार या उनके प्लीडर उपस्थित हो और आक्षेप न करते हो तभी आप ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आपको जो सब रूल 2 उपनियम 2 है, आदेश 15 नियम 3 का उपनियम 2 जो है, उसी के मुताबिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। अतिरिक्त साक्ष्य आहूत करना होगा और फिर उसी के आधार पर मामले का निस्तारण ये आप कर पाएंगे। ठीक है, फिर कहता है सबसेक्शन 4 साक्ष्य पेश करने में असफलता, और ये सबसेक्शन 4 किस स्थिति का जिक्र कर रहा? जब सम्मन वाद के अंतिम निपटारे के लिए निकाला गया था। ठीक है, आदेश 5 में सम्मन काहे के लिए निकाला गया था? वाद के अंतिम निपटारे के लिए। 1, 2, 3 दोनों स्थितियों को लागू हो रहे हैं, दोनों स्थितियों। ठीक है, चाहे वाद के अंतिम निपटारे के लिए सम्मन निकला हो या विवादकों के स्थिरीकरण के लिए, क्योंकि प्रथम सुनवाई में अगर कोई विवादी नहीं है तो निर्णय सुना देगा। 2 कहता है कि एक प्रतिवादी या एक से अधिक प्रतिवादी, वो ये कहते हैं हमारा वादी के साथ कोई विवाद नहीं, तो उनके विरुद्ध निर्णय हो जाएगा, शेष के विरुद्ध चलेगा। 15 नियम 3 विवादकों के स्थिरीकरण के बाद उस साक्ष्य की उपलब्धता को ध्यान में रखकर अधिनियमित किया गया है। जो साक्ष्य मामले के निपटारे के लिए पर्याप्त, ठीक है, तब निपटारा हो जाएगा। और आदेश 15 नियम 4 उस स्थिति को समर्पित है जहां पर वाद के अंतिम निपटारे के लिए सम्मन निकाला गया था। तो कहता है जहां सम्मन वाद के अंतिम निपटारे के लिए निकाला गया है और दोनों में से कोई भी पक्षकार वह साक्ष्य पेश करने में पर्याप्त हेतु के बिना असफल रहता, दोनों असफल। ठीक है, दोनों ही अपने साथ साक्षियों को लेकर या अपने साथ वो साक्ष्य लेकर नहीं आए हैं जो बात के अंतिम निपटारे के लिए आवश्यक था, और सम्मन अंतिम निपटारे के लिए निकाला गया। ठीक है, तो प्रतिवादी को तो सम्मन निकला था, वादी तो जानता ही था, वादी तो जानता ही था कि डेट ये है और अंतिम निपटारे के लिए सम्मन निकला। ठीक है, वादी तो ये बात जानता ही था क्योंकि वादी की प्रेरणा पर ही तो सम्मन निकला था, और प्रतिवादी को सम्मन भेजकर यह बात बता दी गई थी। ठीक है, कि अमुक तिथि वाद के अंतिम निपटारे के लिए नियत की गई है, और दोनों खाली हाथ खड़े हैं। अगर एक अपने साथ वो साक्ष्य लेकर आए जो वाद के अंतिम निपटारे के लिए आवश्यक है और वो साक्ष्य उचित पाया जाए, तो मुकदमा उसके पक्ष में निर्णीत हो जाएगा। ठीक है, तब तो उसके पक्ष में निर्णीत हो जाएगा। और अगर वो साक्ष्य लेकर आए भी और वो साक्ष्य उस वाद के निर्णय के लिए पर्याप्त न हो तो भी उसके पक्ष में निर्णीत नहीं होगा, और खाली हाथ दोनों पक्ष चले हैं तो भी निर्णीत नहीं होगा। ठीक है, तब क्या होगा? जब दोनों खाली हाथ आए, जहां सम्मान वाद के अंतिम निपटारे के लिए निकाला गया है और दोनों में से कोई भी पक्षकार वह साक्ष्य पेश करने में पर्याप्त हेतु के बिना असफल रहता है जिस पर वह निर्भर करता है, वह न्यायालय तुरंत ही निर्णय सुना सकेगा, या यदि वह
ठीक समझे तो विवादिकों की विरचना और अभिलेखन के पश्चात वाद को ऐसे साक्ष्य पेश किए जाने के लिए स्थगित कर सकेगा जो ऐसे विवादिकों और उसके विनिश्चय के लिए आवश्यक। ये भी जो स्थिति है इसमें भी ये बात आ रही है कि जहां अंतिम निपटारे के लिए संबंध निकाला गया है वहां भी विवादिकों की विरचना की जा सकेगी। ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है कि संबंध काय के लिए निकला था, अंतिम निपटारे के लिए। संबंध अंतिम निपटारे के लिए निकला था और दोनों पक्ष ऐसा साक्ष्य लाने में असफल रहे हैं, ठीक है, जिस पर उस वाद का विनिश्चय किया जा सके, तो अंतिम तुरंत निर्णय सुना सकेगा। ठीक है, तुरंत निर्णय सुना सकेगा या मामले में इशू फ्रेम कर सकेगा। ठीक है ना, और अंतिम विनिश्चय के लिए तिथि डेट फिक्स कर सकेगा। तो आपका ये जो नियम है वो भी न्यायालय को इस बात की सामर्थ्य दे रहा है कि संबंध भले ही अंतिम निपटारे के लिए निकाला गया था, उस मामले में भी विवादिकों का स्थिरीकरण न्यायालय कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका आदेश 15 तक। अब जरा पीछे की धाराएं देख लें। ठीक है ना, अब पीछे की धाराएं देख लें। 2-3 धाराएं बढ़ेंगी बस केवल, और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि धाराएं तो बहुत धीमे धीमे बढ़ेंगी। हम लोगों ने आपका कहां पर छोड़ा था, 29 में शायद छोड़ा था। ठीक है, विदेशी संबंधों की तामील वहां छोड़ा था। ठीक है ना, 30 ये कह रहा था प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति। इस 30 को आप किसके साथ पढ़ेंगे, आदेश 11 के साथ। ठीक है, ये 30 आदेश 11 के साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि कह रहा प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति। और हम लोगों ने जब पढ़ा था आदेश 11 तो वहां क्या देख रहे थे आप, परिप्रश्नों के माध्यम से, ठीक है, स्थितियों को प्रकट करने का, ठीक है, जो आदेश है वो न्यायालय दे पा रहा था। साथ ही साथ दस्तावेज उनके निरीक्षण हेतु आदेश न्यायालय दे रहा था, और साथ ही साथ दस्तावेज प्रकट करने के लिए भी आदेश न्यायालय दे रहा था। ठीक है, और वही यहां लिखा है। और आदेश 12, ठीक है, वो भी स्वीकृतियों की बात कर रहा था कि पक्षकार दूसरे पक्षकार से पूछ सकते हैं कि क्या वे उनके मामले को स्वीकार करते हैं या उनके मामले में अंतर्गत अमुक बात को स्वीकार करते हैं। और फिर आपने देखा था कि मामले में विनिश्चय कुछ भी हो, ठीक है, मामले में निर्णय कुछ भी आए जिसे स्वीकार करने के लिए कहा गया था और आपने अस्वीकार कर दिया, उसे साबित करने में जो खर्च आएगा वो आप ही को देना पड़ेगा। ये वहां लिखा हुआ था। तो यहां क्या कह रहा है देखें, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन जो विहित की जाए। और हम लोगों ने जो डेफिनेशन क्लास था वो पढ़ा था, उसमें विहित का अर्थ उन्होंने क्या बताया था, नियमों द्वारा विहित। और नियम कहां उन्होंने बताए थे, आदेशों में। ठीक है, कि आदेशों में नियम दिए गए। ठीक है, तो ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, इसका मतलब आदेशों में जो लिखा है उन सीमाओं के अधीन रहते हुए, यानी आदेशों में जो लिखा है उसके हिसाब से। ठीक है, सेक्शन 30 लागू होगा। कहता है ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, न्यायालय किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर ऐसे आदेश कर सकेगा जो परिप्रश्नों के परिधान और उसका उत्तर देने से, दस्तावेजों और तथ्यों की स्वीकृति से, यानी आदेश 11 और 12 दोनों का संबंध इससे जुड़ जाएगा, और दस्तावेजों या अन्य भौतिक पदार्थों के जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हों। ठीक है, प्रकटीकरण, निरीक्षण, पेश किए जाने, परिबद्ध किए जाने, नहीं आदेश 13 भी जुड़ जाएगा इससे। आदेश 11, 12, 13 तीनों जुड़ेंगे इससे। और लौटाए जाने से संबंधित विषयों के बारे में आवश्यक या युक्तियुक्त है, ऐसे आदेश न्यायालय कर सकेगा उन सीमाओं के अधीन रहते हुए जो आदेश 11, 12 और 13 में लिखा है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के नाम संबंध निकाल सकेगा
जिनकी हाजिरी या तो साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने या पूर्वोक्त जैसे अन्य पदार्थों को पेश करने के लिए अपेक्षित है। साक्षियों को नहीं, ऐसे व्यक्तियों को, ठीक है, जिनकी उपस्थिति उपरोक्त प्रकार की चीजों को पेश करने के लिए अपेक्षित है। ठीक है, उपरोक्त प्रकार की चीजों को पेश करने के लिए जिन साक्ष्यों की उपस्थिति अपेक्षित है वे अलग है, और साक्ष्य देने के लिए जिनकी उपस्थिति अपेक्षित होगी वे अलग होंगे। साक्ष्य देने के लिए जिनकी उपस्थिति अपेक्षित होगी वे शासित होंगे 31, 32 और आदेश 16 से। वो शासित होंगे 31, 32, आदेश 16 और आदेश 16A से, क्योंकि जो कारागार में परिरुद्ध व्यक्ति होंगे, अगर उन्हें सिविल न्यायालय के समक्ष एविडेंस के लिए बुलाना है तो आदेश 16A, और जनरल साक्षी को बुलाना है तो 16, ठीक है ना। उसके साथ हम 31, 32 को पढ़ेंगे। और अगर वे चीजें जो आदेश 11 या 12 में, ठीक है, मंगवाई है न्यायालय ने, वे किसी के पास है तो उन्हें प्रस्तुत करने के लिए जिस व्यक्ति को आहूत किया जाएगा उसे भी साक्षी कहेंगे। और उसकी चर्चा इन्होंने खाखंड में की है कि ऐसे व्यक्तियों के नाम संबंध निकाल सकेगा जिनकी हाजिरी या तो साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने या पूर्वोक्त जैसे अन्य पदार्थों को पेश करने के लिए अपेक्षित है। ठीक है, आगे कह रहा है यह आदेश दे सकेगा कि कोई तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाए। यह आदेश भी दे सकेगा कि कोई तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाए। ठीक है, वो अक्सर ही वहां सिविल कोर्ट में ठीक है कहते हैं, आप कहते हैं ये जन्म, ये डेट ऑफ बर्थ है फला की, वो कहते हैं ठीक है एफिडेविट दे दीजिए इसका। ठीक है, तो कोई भी तथ्य है, आप परिप्रश्नों के उत्तर में कुछ कह रहे हैं, हम कहेंगे इसका एफिडेविट दे दीजिए। हालांकि वो तो परिप्रश्नों के उत्तर तो प्रारूप पर ही दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वे किसी भी तथ्य के बारे में आपसे एफिडेविट मांग सकते हैं, वह रोज ही मांगते हैं, वो खूब मांगते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका आदेश 11, 12 और 13, 3 आदेश आप इसके साथ पढ़ेंगे। आगे साक्षी को संबंध, ठीक है, तो वो उसके लिए 31 और 32, ठीक है, तो वो 16 और 16A के साथ पढ़े जाएंगे। ठीक है, उन पर बात कल करेंगे, देखें।